वेलकम टू मेंटोरा क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 रीड का। कल हमने पढ़ा था रीड का पार्ट। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल हम पार्ट 1 पढ़ा था, उसमें 28 क्वेश्चन तक तो हमने देख लिया था। आज हमारा क्वेश्चन होगा 29 नंबर। देखो कौन 29 क्वेश्चन में पूछा इन्होंने कि झाडोल यानी जो उदयपुर में, कुराड़ा जो नागौर में, साबनिया बीकानेर, नंदलालपुर जो कि जयपुर में क्या समानता है, इनके अंदर क्या समानता है, ये बात करिए। तो ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ताम्र उपकरणों के लिए भंडार और लघु पाषाण उपकरणों के की खोज, पाषाण युग के केंद्र या नव पाषाण युगीन या कालीन संस्कृति के केंद्र। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो झाडोल है, कुराड़ा है और साबनिया या नंदलालपुर है, यहाँ पे क्या मिला था। तो यहाँ पे हम ये जानते हैं कि ताम्र के उपकरण मिले थे ना, तांबे के क्या मिले थे, उपकरण। तो ये इसमें ऑप्शन में भी दे रखा है कि ताम्र उपकरणों के भंडार। तो ये सब जगहों से, नागौर से, बीकानेर और उदयपुर, इन जगहों से क्या मिले थे, तांबे के उपकरण मिले थे। तो इसलिए आंसर में क्या आएगा, ए, ताम्र के उपकरण मिलेंगे। दूसरा ये लघु पाषाण, लघु पाषाण हम देखते हैं तो ये कहाँ से मिले थे, ये बागौर से मिले थे ना, बागौर। और पाषाण युग ये कहाँ से मिला था, तो ये तो बहुत स्टोन एज को, इसको पाषाण स्टोन एज को हम क्या बोलते हैं, पाषाण युग। तो ये तो बहुत पुराने टाइम की बात है। और ये बात है नव पाषाण युगीन कालीन संस्कृति। तो यहाँ से क्या मिला था, तो यहाँ से पत्थरों के औजार मिले थे। क्या मिले थे, पत्थरों के औजार। तो ये बात हुई। क्वेश्चन नंबर 29 का क्वेश्चन का आंसर आएगा ए। 30 को देखते हैं। 30 में बोला कि राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 में मारवाड़ का शासक कौन बना। यानी राव गंगा के बाद में जब 1531 के अंदर इनकी मृत्यु हुई, उसके बाद में शासक कौन बना। तो इनके साथ राव गंगा, इसके बाद में कौन बना था, तो मालदेव। इसका आंसर आएगा मालदेव, जो कि अपने पिता की हत्या, इसको पिता के हत्यारे के नाम से भी जानते हैं, पितृहंता। ये अपने पिता की हत्या करने के बाद में शासक बना था। तो इसका आंसर क्या आएगा, मालदेव। ऑप्शन देखो, वीरमदेव कहाँ से थे, ये नागौर मेड़ता, वहाँ से, मेड़ता से। और हमें कहाँ से पूछा था, मारवाड़ का। और सातल देव को देखो, सातल देव कहाँ से थे, ये सातल देव ये गंगा से पहले थे। कहाँ से, गंगा से पहले। तो इनके बाद की बात करी थी इनको, तो सब मालदेव आएंगे। और इसके बाद में बचे जसवंत सिंह। तो ये इनका कार्यकाल कब का है, मतलब किस टाइम पीरियड में है, ये 1638 से लेके ये 78 तक। तो ये हमें पूछा है कि 1500, तो ये तो बहुत समय बाद की बात है। तो इसका आंसर आएगा मालदेव, जो कि मालदेव का शासन पीरियड अगर देखें तो ये आए थे 1531 से लेके, ये 31 यहाँ से लेके 1562 तक चले थे। तो ये 62 तक ये रुके थे, मतलब मालदेव। तो ये 30 हो गए। 31 देखते हैं। 31 क्वेश्चन में क्या आया, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा कि निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है। आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है। तो सबसे पहले देखो आंतरिक अफवाह की नदी है कौन सी, तो हम जानते हैं कि कातली है, ये तो आंतरिक अफवाह की नदी है। दूसरा ये साबी भी क्या है, आंतरिक अफवाह की नदी है। और ये मसूरदी भी क्या है, जिसको काकने नदी बोलते हैं ना, वो यही है। तो ये भी तो कैसी है, आंतरिक नदी। बची कौन सी, जाखम नदी। जो जाखम नदी है वो ये सहायक किसकी है, माही की सहायक नदी है। तो माही की सहायक नदी है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा डी। क्यों डी इसलिए आ रहा है, क्योंकि जो मतलब जाखम है वो किसकी सहायक नदी है, माही की। तो साबी, कातली और मसूरदी ये तो हो गई आंतरिक प्रवाह नदी। तो हमें पूछा कौन सा था कि नहीं है, नहीं पूछा था, इसलिए इसका आंसर आएगा डी। क्वेश्चन 31 हो गए। 32 का देखते हैं। 32 में पूछा कि ग्रासिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है ना, ग्रासिया जनजाति का मुखिया।
ऑप्शन में दिया सहरोल, सहलोत, गोमती और भगत। तो हमने सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए में क्या दिया, सहरोल। तो हमें पूछा क्या है, मुखिया पूछा है, तो मुखिया तो सहरोल ही कहलाता है। ग्रासीय जनजातियों के मुखिया होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सहरोल। ऑप्शन में बी क्या दिया, सहलोत, मतलब सहरोल है ना, ये सहरोल नहीं आएगा, सहलोत आएगा ऑप्शन में ना, सहलोत। सहलोत और रोहल में ध्यान रखना, हमने ये भी यहाँ गलती हो जाती कि सहरोल है, ये सहलोत होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, मुखिया कहलाते हैं, सहरोल नहीं कहलाते। सहरोल क्या कहलाते हैं, तो उस ये तो एक स्मारक छतरी होती है ना, स्मारक छतरी जैसे इनकी शब्द होते हैं उनको ये कहलाते हैं, इनके किसके, ग्रासीय जनजाति के। ये ग्रासीय जनजाति से शब्द मतलब रिलेटेड है, सहरोल या सहलोत। तो हमें पूछा मुखिया, मुखिया कौन है, सहलोत है, तो इसका आंसर तो बी आएगा। फिर देखते हैं गोमती। गोमती के बारे में क्या होता है कि ये भील जनजातियों से रिलेटेड है। किससे, भील जनजाति। भील जनजातियों के सभी गांव होते हैं उनको क्या बोलते हैं, गोमती। और भगत किसको बोलते हैं, तो भगत होते हैं भील के धार्मिक नेता। धार्मिक नेता किनके, भीलों के, भील जनजातियों के, भील जनजातियों के धार्मिक नेता होते हैं उनको क्या बोलते हैं, भगत। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी सहलोत आएगा, जो कि ग्रासीय जनजाति की बात करी, तो इसमें आंसर आएगा सहलोत। 33 को देखते हैं। 33 में पूछा राजस्थानी कहानीकार रे तौर पर किनरी पिछाड़नी है, मतलब कहानीकार के तौर पे किसकी पहचान नहीं है। 33 में देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया ब्रजमोहन जावलिया, विजयदान देथा, भंवरलाल भरमर है ना, रामपाल सिंह राजपुरोहित। तो ऑप्शन में आंसर है क्या, ब्रजमोहन जावलिया है, जो कि क्या है, इसकी पहचान किसके तौर पे नहीं की जाती है, इनकी तो पहचान कवि के तौर पे नहीं की जा सकती है ना, कहानीकार। तो इसका आंसर मतलब ये नहीं की जाती है और नहीं पूछा है, तो हमें इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। और इनकी तो पहचान की जाती है कवि के तौर पे, क्योंकि विजयदान देता है महान कहानीकार रहे हैं हम जानते हैं। और फिर कौन है, ये भंवरलाल भरमर, जो कि गद्य और पद्य दोनों में सक्रिय रहे, गद्य एंड पद्य में, तो ये भी तो कहानीकार रहे हैं। और राम पुरोहित ये है प्रसिद्ध कहानीकार तो है ही। तो ये सबके, ये तो कहानीकार, ये तीनों तो कहानीकार है। जो कि ब्रजमोहन जावलिया है, ये क्या है, नाटक से रिलेटेड है, तो इसलिए ये आंसर में आएंगे। आंसर आएगा ए 33 का। 34 देखते हैं। 34 में कहा कि वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र हैं। यानी 2021-22 की कौन सी रिपोर्ट बोला है कि राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र बताना है ना, तो इसका आंसर आएगा 27, जो कि आंसर, क्योंकि 21-22 के अंदर जब देखते हैं तो उस टाइम कितनी मतलब थी संख्या, तो 27 थी। इसका आंसर आएगा 27। क्वेश्चन नंबर 35 देखो। 35 में कहा मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है, मतलब पूछा है कि मारवाड़ी मुख्य बोली कहाँ की नहीं है ना। तो जोधपुर ऑप्शन में दिया, अजमेर दिया, सिरोही दिया और भरतपुर दिया। सबसे पहले देखो, जोधपुर में मारवाड़ी बोली जाती है और इसने पूछा है कि नहीं, कहाँ नहीं बोली जाती है, जोधपुर, सिरोही, अजमेर और भरतपुर। हम इस ऑप्शन को काट सकते थे कि भरतपुर में मारवाड़ी नहीं बोली जाती है, क्योंकि भरतपुर में यहाँ पे मेवाती बोली जाती है। तो ये आंसर आता, आंसर अब क्या आएगा, डी। अब देखते हैं बाकी वाले ऑप्शंस को। जोधपुर यहाँ तो मुख्यतः बोली जाती है, यहाँ तो मुख्य मारवाड़ी ही बोली जाती है, पर एक विशुद्ध मारवाड़ी कहाँ पे बोली जाएगी, जोधपुर के अंदर। तो जोधपुर तो आंसर आ ही नहीं सकता, कि इन्होंने मना किया था कि नहीं बोली जाती, वहाँ पे पूछा। और सिरोही में और अजमेर में, सिरोही और अजमेर में यहाँ क्या बोला जाता है, उपबोलियाँ बोली जाती मारवाड़ी की ही, लेकिन उस उपबोलियों को क्या बोलते हैं, देवहाटी या देवहाटी या देवड़ावाटी, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन में क्या आ जाएगा, इसलिए ये मतलब उपबोलियाँ किसकी है, उपबोलियाँ
मारवाड़ी की। तो ये तो आंसर में आएंगे नहीं, आज ऑप्शन आएगा डी भरतपुर, जो कि क्या है, मारवाड़ी कट्ठे नहीं बोली जाती है, इसका आंसर आएगा भरतपुर में। जोधपुर, अजमेर, सिरोही में तो बोली जाती है, जोधपुर में, अजमेर में, सिरोही में, यहाँ तो मारवाड़ी बोली जाती है, इसलिए आंसर में क्या आ जाएगा, भरतपुर। अजमेर में, सिरोही में और जोधपुर में, तीनों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन किया, जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया? कि जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया? तो ये माधो सिंह ने बनवाया था ना, आंसर में भी पहले में दे रखा है कि माधो सिंह, पर माधो सिंह, महाराजा माधो सिंह, इन्होंने बनवाया था। जो कि शीतला माता है वो शील की डूंगरी पर शीतला माता का मंदिर बनवाया था। यहाँ पे इनको ही हम क्या कहते हैं, चेचक की देवी। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। अब देखते हैं बी के बारे में। जय सिंह ने क्या करा था, जयपुर शहर को बचाया था, जयपुर शहर को बचाया था। राजा मान सिंह की देखते हैं, मान सिंह ने क्या किया था, आमेर, ये आमेर के क्या है, शासक। और ईश्वरी सिंह को देखते हैं, ये क्या है, इन्होंने क्या बनवाया था, तो ये इन्होंने एक ईसर लाट बनवाई थी। तो इन्होंने ईश्वरी सिंह ने बनवाई थी। तो ये तीनों ऑप्शंस हमने देख लिए कि सबसे पहले हमने देखा महाराजा माधो सिंह, यही तो इन्होंने क्या बनवाया था, शीतला माता मंदिर चाकसू के अंदर बनवाया था। तो इसका आंसर भी पूछा भी हमें यही था, तो आंसर तो आ जाएगा माधो सिंह। सो यही जय सिंह के बारे में हमने देखा, जयपुर शहर का निर्माण किया। और महाराजा मान सिंह, उन्होंने आमेर के वो शासक ही थे। और ईश्वरी सिंह है, उन्होंने ईश्वर लाट बनवाई थी। 37 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा कि कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? ये कह रहा है कि तिलहनी फसल ऐसी कौन सी है जो कि दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है। ऑप्शन में दिया मूंगफली, सरसों, तिल, अरंडी। सरसों, अरंडी और तिलहन ये तो क्या करती है, घटाती है नहीं, ये तो और नाइट्रोजन स्तर है उसको तो क्या करती है, घटाती है। इसका आंसर क्या आएगा, मूंगफली, क्योंकि मूंगफली होती है वो क्या होता है कि उससे नाइट्रोजन स्तर बढ़ता है। वो जैसे कि मूंगफली दालों के अंदर दालों में, जैसे कि ऐसा समझो, इसमें क्या बढ़ता है, राइजोबियम, है राइजोबियम। ये क्या होता है कि ये जैसे कि मूंगफली है, मूंगफली की जड़ों के अंदर यहाँ पे पाया जाता है। तो ये क्या करता है कि नाइट्रोजन का प्रोडक्शन करता है, जो कि N2 को बदलता है नाइट्रेट के अंदर। तो ये काम आता है। तो ये मूंगफलियों में, दालों में, दलहन, जितने भी दलहन प्लांट है उस सब में ये होता है। तो इसलिए ये कह रहा था तिलहनी फसल, ये मतलब मूंगफली एक तिलहन फसल है, तिलहनी फसल है। और इसमें क्या होता है कि ये दालों के समान ही नाइट्रोजन स्तर को क्या करता है, प्लांट्स में बढ़ाता है। और तिल है, सरसों है, अरंडी है, ये सब क्या करते हैं, कम करते। तो आंसर आएगा ए। 38 को देखो, 38 में पूछा है वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है। कत्था तो हमें पता है कि इस आंसर क्या आएगा, खैर, क्योंकि खैर से ही कत्था निकलते हैं। आगे दिया क्वेश्चन में कि, तो हमने ये देखा कि खैर, इसका आंसर तो क्या आएगा, खैर। जैसे कि खेजड़ी के बारे में देखते हैं। खेजड़ी क्या है, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। क्या है, राज्य वृक्ष। और नीम एक औषधीय प्लांट है। और सालर के बारे में हम देखेंगे तो ये इसमें क्या होगा कि गोंद और क्या होगा, पैकिंग, इसको गोंद और पैकिंग में यूज़ किया जाता है, पैकिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। तो ये तो था हमारा आंसर। वैसे क्या आएगा इसका, कत्था निकालने में काम आता है खैर, तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया कि कैला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। सबसे पहला ऑप्शन दिया धौलपुर, कोटा, अलवर, करौली। तो कैला देवी मंदिर की जब बात आती है तो ये मंदिर है करौली के अंदर। ऑप्शन क्या है, डी में आंसर है करौली। सबसे पहले देखो, करौली में कैला देवी मंदिर है, जो कि ये कैला देवी है वो कौन सी
वंश से हैं तो ये यदुवंशी है, केला देवी है यदुवंशी, यदुवंशी। और इनके बारे में और देखते हैं तो इनको कहते हैं कि लांगुरिया गीत गाया जाता है। जब इनकी बात होती है तो क्या कौन से गीत गाते हैं? लांगुरिया, लांगुरिया गीत। हाँ, ये था ऑप्शन डी इस कैरोली के अंदर इन केला देवी का मंदिर है। अब देखते हैं हम ऑप्शन ए में धौलपुर और अलवर, ये तो आंसर में आएंगे नहीं। कोटा के बारे में क्या बात आ सकती है कि भदाना माता का मंदिर कहाँ पे है? यहाँ पे भदाना माता, भदाना माता कि कोटा के बारे में हमें रखना है कि भदाना माता का मंदिर अगर आए तो कहाँ पे है? कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40, वह जिला युगम जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है। कौन कौन सी मृदा? पीली व लाल मृदा कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन में दिया कि अजमेर सिरोही, अलवर भरतपुर, पाली जोधपुर और कोटा बूंदी। सबसे पहले देखते हैं हम ऑप्शन ए को। ऑप्शन में ए दिया कि अजमेर सिरोही, तो सब हमें पूछा क्या लाल पीली मृदा, और अजमेर में कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल व पीली मृदा। तो सिरोही में और अजमेर में अगर मृदा देखी जाए तो कौन सी होगी? लाल पीली। तो ऑप्शन में आंसर है हमारा कौन सा? अजमेर व सिरोही। दूसरा दिया अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर में कैसी मृदा पाई जाती? तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। कैसी? जलोढ़। तो हमें तो पूछा था लाल पीली, तो इसका आंसर बी तो नहीं होगा, सी को देखो। यहाँ पे पाली जोधपुर में कैसी पाई जाएगी? तो या मरुस्थलीय मृदा बोल सकते हैं या भूरी रेतीली बोल सकते हैं, भूरी रेतीली। और ये भी नहीं होगा फिर। और कोटा बूंदी में कैसी मृदा होगी? तो कोटा बूंदी में काली मृदा बोलते हैं। और हमें पूछा था लाल पीली, लाल पीली मृदा होती है वो अजमेर और सिरोही में पाई जाती है। तो इसलिए आंसर हमारा आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? क्या पूछा कि योजना है वो राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है, वो बताया। तो हमारा आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन में दिया शुभ शक्ति योजना, नवजीवन योजना, स्वाधार गृह योजना और पालनहार योजना, इन सब के बारे में देखते हैं। तो आंसर क्या है? इसने पूछा कि नहीं पूछा है। तो जब शुभ शक्ति की बात आती है तो ये योजना है श्रम विभाग की। किसकी? श्रम विभाग की। और हमें पूछा था कि अधिकारिता विभाग की योजना, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, तो ये तो श्रम विभाग की योजना। तो आंसर में तो ये गलत है और हमें पूछा भी गलत है, तो आंसर क्या आएगा? ए। दूसरी बात, तीसरा, तो जब ये आंसर में आ गया तो ये तीनों योजना किसकी होगी? ये तीनों योजना तो श्रम विभाग, इसकी सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ही होगी। कौन कौन सी है? नवजीवन योजना, स्वाधार गृह योजना और पालनहार योजना। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। क्या है कि नवजीवन योजना के बारे में देखते हैं। नवजीवन योजना किसके लिए लाई गई है? हथकढ़ शराब के लिए लाई। जो हथकढ़ शराब बनाने वाले परिवार होते हैं उनके पुनरुत्थान के लिए लाई गई है। और रही बात स्वाधार की योजना, स्वाधार योजना है, ये किसके लिए लाई गई है? तो ये संकटग्रस्त महिला है, संकटग्रस्त महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए। और पालनहार योजना ये बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए लाई। तो ये योजनाएं थी, 3 योजनाएं थी जो कि किसने लाई है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने लाई है। शुभ शक्ति योजना है जो कि श्रम विभाग ने लाई है। इस योजना के बारे में हम क्या देख सकते हैं कि सबसे पहले ये देखो, शुभ शक्ति शुभ शक्ति योजना ये श्रम विभाग ने लाई है। इसके लिए क्या किया गया? श्रम विभाग ने इसमें क्या करते हैं कि बेटियों को विवाह के समय कितने 55,000 रुपये देने की बात करता है। ये शुभ शक्ति की बात है, ये श्रम विभाग लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर तो आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर। 42 क्वेश्चन में क्या दिया? 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में करी? कौन सी समिति की बात करिए? पुनरीक्षण समिति, यानी रिव्यू कमेटी की बात है ना। ऑप्शन में दिया डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल, डॉक्टर पी.डी. शुक्ला, डॉक्टर श्रम रनायरन और अब्दुल कलाम।
तो आंसर क्या आएगा हमारा इसका आंसर आएगा ईश्वरी भाई पटेल ने इनके समय में इनकी स्थापना करी थी। तो जब पुनरीक्षण समिति की स्थापना करी तो इनके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल को। तो आंसर क्या आएगा? डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, 42, 43 देखते हैं ना। ये 42 क्वेश्चन था, 43 देखते हैं। 43 में पूछा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया? कि बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? आरटीई के तहत में बोल रहा है। बच्चे की उम्र, बच्चे की क्षमता, माता पिता की शिक्षा, बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो इसमें अब जब बच्चे का नामांकन किया जाता है तो वो बच्चे की उम्र के अकॉर्डिंग किया जाता है, ना कि बच्चे की क्षमता या माता पिता की शिक्षा से कोई मतलब नहीं। अब बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति से भी कोई यहाँ से रिलेट नहीं। तो किसके आधार पे किया जाता है? बच्चे की उम्र के आधार पे। तो आंसर क्या आएगा? ए, क्योंकि इसमें कहा है कि बच्चे जब 6 वर्ष का होगा, जब बच्चा 6 वर्ष का होगा तो क्लास कक्षा 1 में आएगा, कक्षा 1 के अंदर होगा। तो ये बताया गया किसमें? आरटीई के तहत में बच्चे का नामांकन जब किया जाता है तब ये आयु के अकॉर्डिंग, उम्र के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो ये तो आंसर ए आएगा इसका 43 का। 44 देखो, 44 में कहा कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये बाल गोपाल योजना है, वो स्कूलों में दूध पिलाने की बात करी गई है। तो वो कौन सा है? निःशुल्क वर्दी वितरण, स्कूल में दूध वितरण, टीकाकरण, निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा। तो ये दूध वितरण की बात है, स्कूलों के अंदर दूध वितरण, उसके लिए लाई गई है। ये जब निःशुल्क वर्दी वितरण की बात करें तो ये क्या है? मुख्यमंत्री निःशुल्क, इसका नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। नेक्स्ट, दूध वितरण योजना तो यही है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। टीकाकरण क्या है? बाल गोपाल योजना का लिए वो मतलब उसके लिए लाई गई है। और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा, ये तो आंसर में नहीं आएगा। तो ये आंसर क्या आएगा हमारा? बी। 45 क्वेश्चन देखो, 45 में बोला प्रारंभिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने के लिए बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? कि प्रारंभिक विद्यालय हैं कि अंतिम प्रतिपूर्ति करने के लिए पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? BLO का। ऑप्शन में क्या दिया? प्राचार्य, राज्य के शिक्षा मंत्री, खंड प्रशासनिक शिक्षा अधिकारी, विद्यालय के हेडमास्टर। तो इसका आंसर आएगा ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। इसका आंसर क्या होगा? सी आएगा। फिर क्यों, कौन करता है इसका? ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर होता है, वही इसका सबसे पहले सत्यापन करता है। तो इसका आंसर आएगा बी, सी आएगा आंसर, कि खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी होता है, वही इसका सत्यापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 में क्वेश्चन दिया कि अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया था। वो किन के बीच में किया गया था? तो सबसे पहले इसको देखते हैं। ऑप्शन में क्या? पूगल बीकानेर, फलोदी जोधपुर, नौक जैसलमेर और सीतापुरा जयपुर। इसका आंसर आएगा पूगल बीकानेर, क्योंकि उस समय 2022 के अंदर कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच में, इनके बीच में पूगल बीकानेर के लिए समझौता हुआ था, उसके ऊपर हस्ताक्षर, समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया था। तो इसका आंसर क्या है? इसके लिए इन्होंने क्या किया? 2000 मेगावाट सोलर पार्क विकसित करने की बात करी थी। सोलर पार्क स्थापित, तो ये इसके लिए पूगल बीकानेर के अंदर कोल इंडिया ने और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट 47 में क्वेश्चन दिया, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फॉर्म
कहाँ पर स्थित है ना। ऑप्शन में दिया जोबनेर, भरतपुर, सूरतगढ़ और बस्सी। तो इसका आंसर क्या आएगा, सूरतगढ़ है ना। सूरतगढ़ कहाँ पे पड़ता है, श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर। तो ये सूरतगढ़ के अंदर यह क्या है, स्थापित कर रखा है, ये केंद्र सरकार के द्वारा, किसके, केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, और इसके लिए अगर ये पूछा जाए तो यहाँ पे कौन सी नस्ल की बात करते हैं, तो थार पारकर नस्ल है, उसके लिए यहाँ प्रजनन कार्य का मतलब एक स्थापना की गई है पशुधन प्रजनन फॉर्म की, जो कि किसके अंदर आता है, केंद्रीय सरकार के अंतर्गत। नेक्स्ट है 40, ये इसका आंसर फिर आएगा सी, सूरतगढ़ के अंदर है ना। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन देखो, पूछा कि अपूर्वी चंदेला की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अपूर्वी चंदेला है वो किसकी खिलाड़ी है, किस खेल की खिलाड़ी है ना। तो ये जो अपूर्वी चंदेला है किसकी, राइफल शूटिंग की है। तो इसमें ऑप्शन में भी दे रखा, ऑप्शन ए में कि राइफल शूटिंग, एथलेटिक्स, गोला फेंक और बैडमिंटन। तो इसका आंसर आएगा राइफल शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देखो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत में कितनी सहायता प्राप्त की जाती है, 31,000 इसके लिए मुख्यमंत्री सहायता कन्यादान सहायता योजना प्राप्त सहायता की जाती है। 31,000 किसमें, ये ऑप्शन सी में, जो कि आंसर है 31,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस योजना के बारे में अगर थोड़ा बहुत देखें तो ये क्या कह सकते हैं हम, इसके मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है ना, ये किसके लिए, अल्पसंख्यक वर्गों के बीपीएल परिवारों की कन्याओं के 18 वर्ष से अधिक उम्र, उनकी अगर शादी के बात करें तो उसमें 31,000 रुपये कौन देता है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में दिए जाते हैं। कितने, 31,000 रुपये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 50, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा रखी गई, कितनी रखी गई है, तो 18 से 60 वर्ष। ऑप्शन सी में, क्योंकि ऑप्शन डी में दिया 18 से 62 वर्ष, 16 से 55, 18 से 50। आंसर है कि 18 से 60 वर्ष के बीच में होगा, तो उससे मिलता है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत ये लाभार्थी हैं। तो 18 से 60 वर्ष की आयु इसमें ये निर्धारित कर रखी है। और ये योजना कब लाई गई, ये तारीख पूछते हैं ना, तो 9 सितंबर 2022, ये ज़रूर याद रखना। और ये शहरों में ही यह रोजगार गारंटी योजना दी जाती है। 51 नंबर क्वेश्चन दिया, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान, आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन, इसके बारे में क्या क्वेश्चन दिया है 51 नंबर। सबसे पहले इसने ऑप्शन दिया शिक्षण तक सरल पहुंच, कार्यभार तक सरल पहुंच, या स्कूलों तक सरल पहुंच, या शिक्षा तक सरल पहुंच। तो इसका आंसर आएगा कि शिक्षा तक सरल पहुंच होती है, उसकी आईसीटी ने क्या सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो शिक्षा तक लोगों की सरल पहुंच हो सके, आसानी से शिक्षा पहुंच सके लोगों तक, उसमें सबसे ज़्यादा रोल निभाया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने। तो ये आंसर आएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज तो हम 51 तक ही पढ़ते हैं ना, बाकी का देखते हैं कल वाले